दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। वो साल 2016 था। वो साल 2016 था जब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने अचानक से एक अनजान से चेहरे, जी हां अनजान से चेहरे, और फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। लोग चौंक गए थे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के जानकार जानते थे कि अमित शाह ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। दरअसल केशव मौर्य को लोग जो नहीं जानते थे उनको बता दूं कि केशव मौर्य ने विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष रहे। अशोक सिंघल जी के साथ बचपन से ही रहे और वो अशोक सिंघल की उंगली पकड़कर उन्होंने विश्व हिंदी परिषद में काम किया, बाद में आरएसएस में आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। और ऐसे शख्स को 2016 में अमित शाह ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया क्योंकि उनकी निगाह थी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को चाहते थे कि सरकार बने, और उनकी निगाह थी ओबीसी और दलित वोट बैंक पे, खासकर नान यादव ओबीसी और दलितों को वो पार्टी से जोड़ना चाहते थे। वो जुड़ तो चुके थे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे 2014 में, जब मोदी जी को, जो खुद ओबीसी बिरादरी से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। और नतीजा ये रहा कि 1998 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 58 सीटों का भी आंकड़ा पार कर दिया था और 81-80 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीती थी। तो एक जबरदस्त सामाजिक समीकरण बनाया था अमित शाह ने, और बड़ी संख्या में नान यादव ओबीसी और दलितों को भारतीय जनता पार्टी से दोबारा जोड़ा था, जो 2002 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए थे। क्योंकि तब 2002 में भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी और स्ट्रांग हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे कल्याण सिंह, उन्होंने जब उनको राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, इन लोगों ने पर्दे के पीछे से खेल खेला और नतीजा हुआ कि कल्याण सिंह से इस्तीफा ले लिया गया था मुख्यमंत्री के पद से। और उसके बाद पहले राम प्रकाश गुप्ता को चार्ज दिया गया, उसके बाद राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे नाराज होकर कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और नतीजा ये हुआ। देखिए, ये सब चीजें आपको आज इसलिए बताना जरूरी है कि उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आप समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा और किस तरफ सोच रही है। क्योंकि कल्याण सिंह को चेहरा बनाया था अटल और आडवाणी ने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आडवाणी की राम जो रथ यात्रा था उसका जबरदस्त प्रभाव था, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था। दो बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, नेतृत्व कर रहे थे कल्याण सिंह और उनके असिस्टेंट थे कलराज मिश्रा। क्योंकि कल्याण सिंह ओबीसी समाज से आते थे और कल्याण सिंह ने परचम भी फैलाया। 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। जब संयुक्त उत्तर प्रदेश हुआ करता था, यूपी और उत्तराखंड मिलाकर हुआ करता, उसके बाद क्या क्या हुआ ये आपको सब पता है। बाबरी मस्जिद जब गिराई गई उसके बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन लगातार जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन जो सीटों का आंकड़ा था वो 403 में भारतीय जनता पार्टी की 176 177 सीटें आई। उसके बाद 2 विधानसभा चुनाव हुए। एक बार तो मुलायम और मायावती ने मिलकर 1993 के चुनाव में सरकार तो बना ली कांग्रेस के सहयोग से, लेकिन फिर बाद में गेस्ट हाउस कांड याद करिए 1995 जब हुआ और काशीराम जी ने समर्थन वापस ले लिया, मुलायम सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, तब भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से समर्थन दिया
और मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी 1991 से लेकर 1997 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, सब में एक बार तो पूर्ण बहुमत, उसके बाद 1993 में भी जो 170, फिर 97 में जो चुनाव हुआ उसमें 96, उसमें भी 170 है। लेकिन जब कल्याण सिंह नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर चले गए और राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त सिर्फ कल्याण सिंह के साथ बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर नाराज होकर भाजपा से चला गया। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 176 से घटकर 80-90 तक आ गई और कुछ दिनों के लिए जरूर उन्होंने मायावती के साथ पीछे से समर्थन देकर सरकार बनाई 2002 के बाद, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने बसपा को तोड़ लिया और फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल तक सत्ता से बाहर रही और उसके बाद 2007 में भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा 1997-98 में जो आंकड़ा था, माफ कीजिएगा 2002 में जो आंकड़ा 99 का था वो घट के आ गया 90 से नीचे का, जो वो आ गया था 47 पे, फिर 2012 में भी 47। लेकिन केशव जी को जब बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष और लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर चुनाव जीतेगी तो ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतती है, लेकिन अन्य मौके पे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद की कहानी आपको पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं इस समय क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि 2022 में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत गई उत्तर प्रदेश में, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीटों का आंकड़ा जो 313 था घट के 255 पे आ गया, 50 सीटों का नुकसान हुआ था। और ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 50 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई और 80 में सिर्फ 33 पर सिमट गई। और अखिलेश यादव की पार्टी ने 37 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें और एक चंद्रशेखर आजाद यानी विपक्ष ने 44 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास सिर्फ 36 सीटें। नतीजा ये रहा कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी बिना पूर्ण बहुमत की सरकार चला है, मतलब 240 सांसद हैं, लेकिन बहुमत के लिए वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। अब अखिलेश यादव लगातार पिछड़ों और दलितों को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। और अब मैं असली कहानी बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, लगभग 60,000 पुलिस के सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देना था। ये 15 जून 2025 को। मुख्य अतिथि थे अमित शाह जी, स्टेज पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ थे, दोनों मुख्यमंत्री थे। अमित शाह ने बोला संबोधन पे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे प्रिय मित्र अमित शाह, अरे अमित शाह ने बोला हमारे प्रिय मित्र केशव मौर्य, इससे भी बता दिया कि वो नजदीक है। और अब कल एक बड़ा निर्णय लिया, देखिए केशव मौर्य का कद बढ़ने वाला है और एक बड़ा संकेत कल दिया, नवरात्रि के ठीक पहले मोदी जी ने दे दिया एक बड़ा संकेत और केशव को दे दी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। और ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है, जब मैं आपको बताऊंगा तब आप समझेगा केशव का कद इस वक्त दिल्ली के सामने यानी केंद्रीय नेतृत्व के सामने केशव का कद बहुत बढ़ चुका है। और इसीलिए मोदी ने नवरात्रि के ठीक पहले केशव को दी बड़ी जिम्मेदारी और इससे यूपी भाजपा के दूसरे खेमे में हड़कंप मच गया। दूसरा खेमा मतलब आप समझ गए ना, एक खेमा जो योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। दरअसल केंद्र सरकार भगवान बुद्ध के अवशेषों की एक प्रदर्शनी करती आई है, विभिन्न देशों में इसकी एग्जीबिशन लगती है, जहां पे भगवान बुद्ध के अवशेषों की वहां भेजे जाते हैं और भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जाता है और इस प्रतिनिधिमंडल की जो अगुवाई है वो हमेशा केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्री करता है। सबसे पहले एक प्रतिनिधिमंडल थाईलैंड गया था
और इसका नेतृत्व किया रहा था केंद्र सरकार के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, आप जानते होंगे, उन्होंने किया था। दूसरी बार एक केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमार जी और बिहार के गवर्नर को भेजा। लेकिन अब रसिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों की का प्रदर्शनी होने जा रही है। 26 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक की होगी, माफ कीजिएगा 24 तारीख से। और इस प्रतिनिधिमंडल को पहली बार केंद्र सरकार के मंत्री नहीं लीड कर रहे हैं, इसको लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को। और आप समझिए, मोदी और शाह 24 घंटे चुनाव की तैयारी करते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल को इस बार लीड कौन कर रहा है? केशव मौर्य। किस बिरादरी से आते हैं आपको पता है। और बौद्ध धर्म को लेके जा रही है निगाह। अभी अगला चुनाव कहां पे है? बिहार में है। तो जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी कहीं ना कहीं देखिए हर चीज को राजनीति की कसौटी पर कैसे फायदा उठाना है। बिहार का चुनाव सामने है, 15 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तमाम जो दलित और पिछड़ा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चला गया था, पहले 22 में थोड़ा संख्या गया और 24 में बहुत ज्यादा चला गया। आप इस तरह से समझिए कि उन 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिला था। और ये वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में तो थोड़ा कम हुआ, यूपी में ज्यादा कम हो गया। यूपी में ये वोट शेयर इंडिया गठबंधन से भी नीचे आ गया, 8% का नुकसान हुआ। बिहार में भी 3-4% का नुकसान हुआ, लेकिन सीटों का उतना नुकसान नहीं हुआ। बिहार में लोकसभा चुनाव में 40 में से पिछली बार 39 सीटें जीती थी, इस बार 30 जीते, यानी 9 सीटों का नुकसान हुआ। यहां तो 66 से सीधे 36 पे आ गए, 30 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन इस बात की चर्चा गोदी मीडिया नहीं करेगा, और नहीं योगी जी के खास अधिकारी चाहेंगे कि इस बात की चर्चा गोदी मीडिया करे। लेकिन आलोक पाठक तो जरूर करेंगे, आपको दर्शकों तक सच पहुंचाएंगे। और मैंने किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा कि क्या नहीं भाई साहब, दशहरे के पहले यानी 1 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे केसर जी, कुछ बड़ा होने वाला है, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी और शाह उत्तर प्रदेश और बिहार हर हाल में जीतना चाहते हैं। उसका कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं आई, फिर केंद्र में 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपना राष्ट्रपति बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए अब निगाहें वहीं पर है, निगाहें वहीं पर है। जो दलित और पिछड़ा छोड़कर गया है उसको वापस भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से जोड़ना है। और उस वक्त याद किसकी आई? जिस चेहरे को आगे कर अमित शाह और मोदी ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को, और देखा जाए तो 1991 के बाद 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाती है उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में। ये ठीक है कि चुनाव जीतने के बाद लोगों को लगा था कि केशव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री, वो सरकार 5 साल तक अच्छा काम की। 2021 में बड़ी चर्चा थी कि केशव जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह के हालात थे, इसलिए
संघ ने और बीजेपी ने सोचा कि अगर अब हम अभी मुख्यमंत्री बदल देते हैं, सितंबर अक्टूबर 2021 में तय था कि योगी जी को हटाकर केशव जी को गद्दी दी जाएगी। और इस बात का जिक्र हमारे इंडिया टुडे के पूर्व सहयोगी श्यामलाल यादव, जो भी इंडियन एक्सप्रेस में है, उन्होंने किताब लिखी, उसमें जिक्र किया। लेकिन ये फैसला इसलिए टाला गया कि अगर इस वक्त हमने मुख्यमंत्री बदल दिया तो विपक्ष का ये आरोप सही साबित हो जाएगा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल हुई और तब हम विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। खैर, उसके बाद 2022 में क्या हुआ सबने देखा। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि मिली भगत से केशव मौर्य को सिराथू से विधानसभा चुनाव हरा दिया गया। अगर केशव जी सिराथू में विधानसभा चुनाव नहीं हारते तो शायद 2022 में ही मुख्यमंत्री बन जाते। खैर, लेकिन हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनका उप मुख्यमंत्री का पद उनसे नहीं छीना। तो क्या केशव को अब अच्छे दिन केशव के आने वाले हैं? जो 2017 में उनकी तकदीर पूरी तरह से साथ नहीं दी, साथ तो दिया तकदीर ने। वो एक सांसद से फूलपुर में, वहां से उठकर सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। और 2021 में जब उनको मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी होनी थी तो ऐन मौके पे फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने बदला था। और फिर 2022 में उन्होंने अपने जीवन का, राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा दौर देखा था जब वो सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए। उस सिराथू से जहां से उन्होंने 2012 में चुनाव जीता था, जबकि प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं थी। तो और जिस तरह से तो देखते हैं, फिलहाल मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया नवरात्रि के ठीक पहले, क्योंकि ये फैसला प्रधानमंत्री ही लेते हैं। और मैंने बताया ना, पूरा आपको कारण बताया। मोदी ने नवरात्रि के ठीक पहले केशव को दी बड़ी जिम्मेदारी। इसकी चर्चा नहीं करेगा गोदी मीडिया, लेकिन जब तक मेरे जैसा शख्स रहेगा, जब तक इस शख्स की मेरे पास आवाज रहेगी, हर सच्ची खबर जनता तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा। इससे यूपी बीजेपी के दूसरे खेमे में हड़कंप मचा रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट का एक और निर्णय आया है, जिस निर्णय को ढाल बनाकर कुछ आदेश पारित हुए हैं। उस पर जल्द ही आपको दर्शकों को पूरी जानकारी दूंगा कि कितना डर गई है वो लोग जिनको दिख रहा है कि उनके आका की गद्दी अब जाने वाली है। हाईकोर्ट का निर्णय बढ़िया निर्णय है, लेकिन उसके पीछे जो खेल है उसको जल्दी से तुरंत आदेश बनाया गया है। इस पर एक विस्तृत चर्चा आपसे थोड़ी देर बाद करूंगा। फिलहाल आप इस बड़ी खबर को देखिए, खबर कैसी लगती है बताइएगा जरूर। मिलते हैं थोड़ी देर में। खबर दस्तक को देखते रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका आशीर्वाद है तो हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बात यह है। बहुत बहुत धन्यवाद।